नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंडी दौरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मंडी दौरा, सुंदरनगर ये कार्यक्रम बीजेपी का, सुंदरनगर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। रोड शो, अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लिए हवाई मार्ग से प्रस्थान करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंडी दौरा बेहद महत्वपूर्ण। सुंदरनगर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनेंगे जेपी नड्डा। रोड शो, अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये मंडी दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है, जहां पर सबसे पहले सुंदरनगर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। रोड शो, अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे जेपी नड्डा। तो दिल्ली के लिए हवाई मार्ग से प्रस्थान करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंडी दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के लिए हवाई मार्ग से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद तो मंडी दौरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सुंदरनगर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन, सबसे पहला कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा भी बनेंगे। रोड शो, अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंडी दौरा बेहद महत्वपूर्ण, कई मायनों में अहम रहने वाला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनेंगे जेपी नड्डा। धर्मवीर संवाददाता मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंडी दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। क्या कुछ उनके कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं और मंडी कितने बजे पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा? जी अंजलि, बात करें तो उनके टूर के मुताबिक जो है नड्डा का यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है जो 12:30 बजे से 1 बजे तक है। सुंदरनगर में उनका कार्यक्रम होगा, अभिनंदन कार्यक्रम होगा, रोड शो होगा, जिसमें जो है जोरदार स्वागत किया जाएगा। और इस दौरान जो है संगठनात्मक जिला जो सुंदरनगर है उसके जो है एक भवन का भी उद्घाटन जो है यहाँ पे जेपी नड्डा करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों जो जनसभा होगी या फिर जो कार्यकर्ता होंगे उनका जो है मार्गदर्शन भी करेंगे और एक जनसभा को भी यहाँ पे जो जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके उपरांत जो है जेपी नड्डा जो है मंडी के लिए रवाना होंगे और मंडी स्टेडियम संवाद कक्ष में जो यहाँ पे भारत संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और यहाँ भी जो है कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। इसके उपरांत जो है सीधे कुल्लू के लिए जो है जेपी नड्डा रवाना हो जाएंगे और 17 दिसंबर को जो है कुल्लू से जो है जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कई मायनों में जो कहा जाए कि यह दौरा खास भी माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में जो है भाजपा चाहेगी कि जो 4 सीटें जो पिछली बार लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, हालांकि एक सीट जो है उपचुनावों में जो है कांग्रेस को मिली है, तो कहीं ना कहीं जो है चुनावों को लेकर भी जो है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी आगामी रणनीति तैयार करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा और कई मायनों में महत्वपूर्ण है, रोड शो भी इस दौरान करेंगे। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह? जी, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और इस दौरान जो है खासा उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के साथ जो है एक अहम बैठक की सर्किट हाउस में तैयारियों को लेकर, किस तरह से जो है इस कार्यक्रम को खास बनाया जाए। और बीते रोज ही जो है सुंदरनगर के विधायक ने भी एक बैठक की थी कार्यकर्ताओं के साथ। इसका रोड शो यानी जेपी नड्डा के जो जितना भी कार्यक्रम यहाँ मंडी जिला में होना है उसको लेकर किस तरह से इसको जो है खास बनाया जाए। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंडी का ये दौरा जेपी नड्डा का बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। तो सुंदरनगर बीजेपी कार्यालय का ये उद्घाटन आज करने जा रहे हैं जेपी नड्डा दिल्ली के लिए। उसके बाद हवाई मार्ग से प्रस्थान करेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर दिल्ली हाट में 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हिम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर दिल्ली में दरअसल रेजिडेंस कमिश्नर मीरा मोहंती और साथ ही जतिन लाल मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी और बताया कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए सरकार द्वारा एक छोटी सी पहल की जा रही है। और क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। जैसे आप लोग को पता है, इस साल हिमाचल प्रदेश को काफ़ी चुनौतियों के साथ जूझना पड़ा है। प्राकृतिक आपदा की वजह से बहुत से लोगों का लाइवलीहुड का नुकसान हुआ है, तरह तरह के नुकसान हुए हैं और इसको टूरिस्ट हमारे इनफ्लो में फुटफॉल हुआ है और इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे स्टेट गवर्नमेंट को पड़ा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल सरकार का ये एक छोटी सी एक इनिशिएटिव है। दिल्ली हाट जो INA में है, यहाँ पे वो टू गेट द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक हमारे आर्टिस्ट, आर्टिजन्स और छोटे जो MSME के छोटे छोटे यूनिट्स जिन्होंने लगाए हैं, थोड़ा सा उनको मार्केटिंग फैसिलिटी प्रदान करने के लिए दिल्ली हाट में 17 से लेके 31 तक हम हिमाचल फेस्ट जो है हिम महोत्सव के नाम से उसको कर रहे हैं और इसकी इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल CM साहब करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हिमाचल की इकोनॉमी को और बूम अप करने के लिए अब ये बहुत ऐतिहासिक पहल यहाँ पर की जा रही है कि जो छोटे उद्योग हैं उन्हें दिल्ली हाट में इस तरीके की पहल कर एक नई शुरुआत करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है 17 तारीख से। और देखिए, बिल्कुल ये बड़ी पहल जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली हाट में जो हिम महोत्सव है वो प्रदेश सरकार द्वारा जो है लगाया जाएगा और इसके जरिए जो इकोनॉमिक हालात खराब हुए हैं उसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है उसकी जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो अलग अलग चीजें देखने को मिलती हुई नजर आती है उसको एक विस्तृत प्लेटफॉर्म जो है वो दिया जाए। कलाकारों की बात करें या फिर जो अन्य चीजें होती हैं उसको लेकर भी ये जो एक इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है वो सीधे तौर पर जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 17 से 30 दिसंबर तक दिल्ली स्थित दिल्ली जो हाट है वहां पर ये पूरा कार्यक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस जो हिम महोत्सव है उसका उद्घाटन जो है करते हुए नजर आएंगे। 3 दिवसीय दुबई दौरे पर जो है मुख्यमंत्री देखने को मिलते हुए नजर आते थे। वहां पर भी जो निवेश है वो लाने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री की देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में एक बड़ा प्रयास है ताकि एक बार फिर से जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की आती हुई नजर आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये हिम महोत्सव का आगाज जो है वो 17 से 30 दिसंबर तक होने जा रहा है। इसका आयोजन होने जा रहा है और हिमाचल की इकोनॉमी को इससे काफी फायदा होगा, ऐसी उम्मीद जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री महोत्सव का शुभारंभ 17 तारीख को करने जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट में ओबरॉय ग्रुप वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में दरअसल सुनवाई हुई है। इसमें ओबरॉय पक्ष की वकील की ओर से सुनवाई के एडजस्टमेंट की दरखास्त की गई है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सत्येन वैद की बेंच ने सुनवाई हुई और जिसके बाद अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। वहीं इस मामले में न्यायालय ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। इसके बाद HPTDC की ओर से वारंट ऑफ पोजीशन उच्च न्यायालय में दायर किया गया। हाँ, आज यह मामला जो है कोर्ट नंबर 6 में जस्टिस सत्यन वैद्य जी की अदालत में लगा था। तो इसमें एग्जीक्यूशन पिटीशन जो पहले फाइल हो रखी थी उस पर बहस होनी थी,
लेकिन आज जो ईस्ट इंडिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश्वर लाल सूद जी है, उन्होंने एडजर्नमेंट के लिए प्रे किया था, तो 29/12 को जो है इस पर कंसिडरेशन होगी। और HPTDC के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है ध्रुव मेहता जी, उन्होंने VC के ज़रिए जो है आज इसमें भाग लिया। तो इन बिटवीन जो कोर्ट ने पूछा था कि वे सरकार जो है इसको क्या करना चाहती है, इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या रवैया है, तो वारंट ऑफ पोजेशन की एप्लीकेशन जो है HPTDC की तरफ से दायर की गई है। उसी में हमने कहा है कि हम इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट इस एप्लीकेशन में कहा गया है। और ईस्ट इंडिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनकी तरफ से भी एक एप्लीकेशन दायर करेगी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पे लाने के बारे में है। और दूसरा जो है एक डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने कोर्ट में जमा करवाया एक एप्लीकेशन के ज़रिए। उसमें जो इक्विटी हमारा शेयर बनता था, जो MOU सरकार और इस ईस्ट इंडिया होटल के बीच हुआ था। उधर आपको बता दें कि शिमला स्थित ऐतिहासिक स्केटिंग रिंग में दरअसल आइस स्केटिंग शुरू होने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। हर साल 10 दिसंबर के आसपास शुरू हो जाती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। 15 दिसंबर को आइस स्केटिंग क्लब की ओर से ट्रायल शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें अभी 1-2 दिनों का इंतजार बढ़ गया है। स्केटिंग क्लब की ओर से कहा गया है कि मौसम का साथ रहा तो फिर 1 से 2 दिनों में आइस स्केटिंग रिंग में ट्रायल शुरू हो जाएंगे। वहीं स्केटिंग क्लब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने कहा कि इस बार उनका जो प्रपोज टेंडर प्रक्रिया तक पहुंच गया है और जल्द ही इस पर काम भी होगा और शिमला आइस स्केटिंग क्लब को भी आर्टिफिशियल रिंग मिल सकेगा। आज हमारा बेसिकली प्लान था कि ट्रायल दे देंगे और स्केटिंग कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब होने की वजह से आज हम ट्रायल नहीं दे पाए। तो अगर विद इन अ डे और 2 मौसम ठीक हो जाता है तो 2 दिन में स्केटिंग हम शुरू कर देंगे। देखिए, एक्टिविटीज़ जो रेगुलर हमारी रहती है मोस्टली, तो ये जो क्लब है ये लेजर स्केटिंग ही करवाते हैं हम। बाकी जो स्पेशल स्किल्स जो हम देते हैं बच्चों को, उसमें फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग और आइस हॉकी मुख्य हैं। उधर अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य स्थापना दिवस पर दरअसल 23 जनवरी 2024 को हर हर महादेव खबर सेवा समिति ने भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और ये शोभा यात्रा शिव मंदिर बद्रपुर से रामलीला मैदान पौंटा साहिब तक यहां पर जाएगी। आपको बता दें कि दरअसल इस शोभा यात्रा में साय भव्य संकीर्तन और विशाल भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। जैसे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दोबारा अयोध्या जी में राम मंदिर के लिए हो रही है। पिछले 500 सालों से भी ज़्यादा जो यातनाएं हिंदुओं ने सही, अपने राम मंदिर के लिए लड़ते रहे, इतने शहीद लोग हो गए, उसके लिए जो आज बनने जा रहा है मंदिर 22 जनवरी को, उसके लिए हम सभी सौभाग्य हैं कि हमारी पीढ़ी ये कार्यक्रम देखेगी और बहुत अच्छा रहेगा। इसी रूप में पूरे विश्व भर में जहाँ पे भी हमारे सनातनी लोग रहते हैं, उन्होंने दिवाली बनाने का दोबारा से एक कार्यक्रम सोचा है कि 22 जनवरी को सभी जगह दिवाली बने। उसी उपलक्ष्य में हमने भी, हमारी कांवड़ सेवा समिति पौंटा की हर हर महादेव कांवड़ सेवा समिति ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम के सोचा है, जिसमें आज पौंटा नगर में बैठक रखी गई थी, जिसमें नगर की सारी समितियाँ, सारा हिंदू समाज, सारा सनातनी समाज जितना भी था, सभी आए, सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे बात हुई। और इसी की हमने योजना बनाई कि कैसे क्या ये होना है। इसके लिए हमने बहुत बढ़िया शोभा यात्रा और जागरण एक रखा है राम जी का, जिसमें भंडारे का आयोजन भी रहेगा, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की आने की संभावना है। उधर नया साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, जिसकी वजह से कई जो होटल व्यवसाय हैं अपने काम में वृद्धि होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी कारण सोलन होटल व्यवसायी ने 1 साल काम में वृद्धि की तैयारी शुरू कर दी है, जहां पर होटलों ने नए साल के लिए पहले से ही प्री बुकिंग्स शुरू कर दी है। और जैसा आप देख रहे हैं कि न्यू ईयर के लिए काफ़ी तैयारी हमने शुरू की हुई है। उम्मीद है कि इस साल टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में हिमाचल की विजिट करेगा। मेनली जो है शिमला, कसौली, मनाली, सोलन जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, तो काफ़ी उम्मीद है इस साल नए साल के लिए। हमने काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की हुई है
जैसा आपने देखा कि इस साल हिमाचल में काफ़ी बड़ी आपदा आई थी बरसात के टाइम में, ऐसा सभी को मालूम है। तो जो माना जा रहा है कि जुलाई और अगस्त में 2 महीने काफ़ी मतलब 50% बुकिंग कैंसिल हो चुकी थी, और जो कुछ भी थी वो भी काफ़ी कैंसिल हो चुकी थी बुकिंग इसमें से। तो अभी आने वाला टाइम जो न्यू ईयर का है, तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से हमने तैयारी की हुई है काफ़ी टूरिस्ट आएगा और जो रिकवरी हम उससे कर सके, जो हमारा आपका टाइम में नुकसान हुआ है होटलियर को, वो हम न्यू ईयर में काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी कवर हो जाएगा। उधर आपको बता दें कि कांगड़ा के नगरोटा बगवा की रहने वाली निकिता चौधरी ने अपने संघर्ष से करोड़ों युवाओं के लिए नया उदाहरण गढ़ा है। निकिता प्रदेश की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर बनने जा रही है। साल 2022 में पहले ही अटेम्प्ट में निकिता चौधरी ने नीट की मुश्किल परीक्षा पास की और अभी टांडा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई भी कर रही हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद हिमाचल प्रदेश की पहली डॉक्टर ऑन व्हील चेयर बन जाएंगी। जनता टीवी के संवाददाता रॉबिन शर्मा ने निकिता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एक कहानी है संघर्ष की, संघर्ष प्रारब्ध से, संघर्ष सिस्टम से, और उसी संघर्ष को जीते हुए अपने सपनों को पाने की। और इसकी सूत्रधार हैं निकिता चौधरी, जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपने सपनों को पाने के लिए पुरजोर मेहनत की और आज वो MBBS की पहली जो साल है वो पूरी कंप्लीट करने वाली हैं। निकिता जी, आप 1 साल आपने MBBS का आपको होने वाला है। खैर, किस तरह से रहा पूरा संघर्ष, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? थैंक यू सर फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। मेरा MBBS का पहला साल कंप्लीट हो चुका है। 1 जनवरी से दूसरा साल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। और जो साल था, प्रॉब्लम्स थी एकेडमिक्स में, मतलब पढ़ाई में नहीं, एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम थी। मुझे लगा था कि टांडा मेडिकल कॉलेज एक्सेसिबल है, लेकिन जो एकेडमिक बिल्डिंग्स थी वो एक्सेसिबल नहीं थी। जिससे रिलेटेड मैंने अथॉरिटी से बात की, तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको एक्सेसिबल करने की पूरी कोशिश की, एलिवेटर्स को ठीक किया। उसके बाद रैंप्स नहीं थे तो उसके लिए, एंड एक्सेसिबल वॉशरूम्स नहीं थे तो उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में रिट किया, लेटर लिखा। तो उसके बाद उन्होंने रैंप्स भी बना दिए ऑलमोस्ट, और वॉशरूम्स भी एक्सेसिबल कर दिए हैं काफ़ी जगह। लोग जहाँ पर मानसिक जो उनको कठिनाइयाँ होती हैं उसके बावजूद हिम्मत हार जाते हैं। आपको फिजिकली एक चैलेंज है, फिर भी उसके बाद भी आपने किस तरह से अपना जो ये सपना इसको पाने की कोशिश की? जी हाँ, आपने सही कहा कि सोसाइटी की तरफ से तो बहुत ही डिस्करेज आता है, लेकिन सोसाइटी की साइड से आपको डिस्करेज नहीं होना ना। आप जो करना चाहते हैं आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। वही है ना कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ को आपको हासिल करना है, तो रुकावटें आएंगी, डिमोटिवेशंस आएंगी, लेकिन उस मंजिल तक तो वही तभी पहुंच पाएंगे जब आप इन सबको ओवरकम करेंगे, इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आपको सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, आपकी मंजिल है ना, आपको उसी की तरफ ध्यान देना। बाकी लोगों का काम है कहना, उनको कहने देना और ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गौरव है कि यहाँ पर जितने भी जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको मुफ्त में जो है एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है। लेकिन इसके बावजूद टांडा मेडिकल कॉलेज में आपको जो है अभी भी फीस पे करनी पड़ रही है। तो किस तरह से देखते हैं आप सिस्टम का इस रवैये को? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फीस तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस टाइम बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी जो नॉन मेडिकल कॉलेजेस हैं, जब हाई कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस दी थी मेडिकल हिमाचल में कि डिसेबल बच्चों से फ़ीस नहीं लेनी है, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो काफ़ी कॉलेजेस ने तो इसको एक्सेप्ट किया है, स्कूल्स ने। लेकिन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं अभी भी यहाँ पे फ़ीस ली जाती है, जो कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने टांडा मेडिकल कॉलेज में इस बारे में बात भी की थी, उनको एक लेटर भी प्रोवाइड करवाया था, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी दी थी, लेकिन 1 साल हो गया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और पहले साल भी फीस दी थी, अब भी फीस दी है, मेरे पास प्रूफ भी है। तो मुझे लगता है कि अब अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो दोबारा हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ेगी। और इस बारे में कल मैंने गवर्नर सर से भी बात की है, तो सर ने कहा है कि इस मैटर को वो खुद टेकअप करेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो अब दोबारा गवर्नमेंट को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह चैलेंज है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से आप गाइड करेंगी कि क्या करना चाहिए? हाँ, सोसाइटी में मतलब 15% अभी इस दुनिया की जो सोसाइटी है या अभी लोग हैं वो डिसेबल हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको
डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना है, क्योंकि आप जो करेंगे वो सिर्फ अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। स्पेशली जो डिसेबल पीपल है उनको अपना करियर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, मतलब आपका एकेडमिक्स में इतना ध्यान नहीं है, आप एकेडमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी और चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो, है ना। तो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS बनना है, आप और भी कुछ कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट को बढ़ाओ, उसको अपना प्रोफेशन बनाओ, तो वही उसमें आप बेहतर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अदर फील्ड। आपने नीट जैसा एक कठिन जो परीक्षा है वो दी। अब देश में ऐसी धारणा है कि जो सबसे प्राइम जिसको एक परीक्षा कहा जाता है उसको UPSC कहा जाता है, लेकिन आपने फिर डॉक्टरी को क्यों चुना? देखिए, मेरा हमेशा से जो ड्रीम था वो मेडिकल ही रहा था। IAS भी था, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मेडिकल थी, दूसरी प्रेफरेंस एडवोकेसी थी, और जो तीसरी प्रेफरेंस थी वो IAS थी। मुझे सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये जो तीनों प्रोफेशंस है ना, ये सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं विदाउट एनी मीन। तो एंड ऑफ मेडिकल इसलिए क्योंकि मेरा मेडिसिन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बायोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी, मेडिकल अपनी बॉडी के बारे में जानना अच्छा लगता था, और बॉडी कैसे फंक्शन करती है, इसीलिए मैंने मेडिकल चूज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। धन्यवाद। हो गया। तो ये थी निकिता चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। रॉबिन शर्मा, जनता TV, शिमला। तो निकिता उन लोगों में से, उन व्यक्तित्व में से एक है जो कि आज अपनी काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर पा रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।